मॉर्निंग स्टूडेंट, फ्यूचर आईएएस एकेडमी वे टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास जैसा कि आप देख रहे हैं निरंतर चल रही है, लेकिन कल की क्लास में नागरिकता में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो त्रुटिपूर्ण रही हैं। उन पर मैं एक बार फिर से डिस्कस करूंगा। कल मेरा मूड एकदम नहीं था पढ़ाने का भी, क्योंकि मेहनत करने के बाद यदि आप लोगों से अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता है तो अंदर से मन नहीं करता कि कोई वीडियो बनाई जाए या पढ़ाई जाए, क्योंकि गर्ज हमारी नहीं है, हमारी कोई गर्ज नहीं है वीडियो बनाने की। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारे घर पे खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। मैं बहुत ही ज़्यादा लाचार हूँ और परेशान हूँ, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आप लोगों का जो प्यार मिलना चाहिए वो वीडियो कतई नहीं मिल रहा है, और आने वाले समय में अगर ऐसा रहा तो मैं वीडियो बनाना यहीं बंद कर दूँगा। फ़िलहाल आशा करता हूँ कि आप लोगों को फ्यूचर आईएएस एकेडमी की जो मेहनत है उसका भरपूर प्यार दुलार आप लोगों का मिलेगा। और आज मैं यूपीएससी और पीएससी के बच्चों के लिए कुछ एडिटोरियल लेके आया हूँ 2 दिन लगातार। आज शनिवार रविवार सोमवार तक अब एडिटोरियल डिस्कस होगा। उसके बाद फिर भारतीय राज्य व्यवस्था डिस्कस होगी, नहीं तो भारतीय इतिहास से डिस्कस होगा। लेकिन वो डिपेंड करता है आपके प्यार और दुलार पर, आपके लाइक और शेयर सब्सक्राइब पर। तो आज मैं बात करूंगा कोरोना से संबंधित कुछ बातों पर। जैसा कि आज लॉकडाउन है, गर्मी का प्रचंड मौसम आपके सामने प्रस्तुत है और बाहर निकलने की क्षमता मेरी तो नहीं है फ़िलहाल, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। हर 2 मिनट पर पसीने से आदमी तरबतर हो जा रहा है। अभी तक बारिश का मौसम था, लोग पकौड़ी खाते थे, लेकिन अभी इस मौसम में पकौड़ी क्या, चाय क्या, पानी पीने का ही। सिर्फ पानी पीजिए, जितना पानी पी सकते हैं उतना पीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ाई कर जितना कर सकते हैं, 4 बजे उठ जाइए, 8 बजे तक जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। उसके बाद गर्मी इतनी ज़्यादा होती कि पढ़ाई नहीं हो पाती। कोई किताब लेके आप इस कमरे में पढ़े रहेंगे, उस कमरे में पढ़े रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा योगाभ्यास करिए और लिक्विड डाइट पे आ जाइए, क्योंकि जिम बंद है, पार्क बंद है, सारे संस्थान बंद हैं। तो घर पे ही थोड़ा बहुत योगाभ्यास कर लिया, अन्यथा आपका वज़न 60 से 120 कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो कोरोना मौके पे वैश्विक महामारी है। आज कोरोना के ऊपर कुछ बात करते हैं। एडिटोरियल में डिस्कस करूंगा नाहक वंचित। दुनिया भर में कोरोना के संक्रमण को जितने खतरनाक रूप में देखा गया है, उसमें उससे बचाव के लिए किए गए उपायों से किसी को असहमति नहीं हो सकती। लेकिन इसकी वजह से उपजी अन्य स्थितियों को समस्या के संदर्भ में देखने और उसका हल निकालने के बजाय अगर किसी देश में इसे कुछ अनपेक्षित हित साधने का मौका बना लिया जाता है तो ऐसे फैसलों पर निश्चित रूप से सवाल उठेंगे। हाल में अमेरिका ने H1B वीज़ा पर इस साल के अंत तक रोक लगा दी थी। अब वहां के आवर्जन प्राधिकार ने अमेरिका में पढ़ रहे विद्यार्थियों के संबंध में जो नई घोषणा की है, उसके असर से भारी तादाद में भारतीय विद्यार्थियों को भी अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर यूपीएससी पीएससी के बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं तो H1B वीज़ा पर बात हो रही है। ये लेटेस्ट करंट न्यूज़ है, इसलिए मैं आपके सामने इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके असर से भारी विद्यार्थियों के संबंध में जो नई घोषणा की है, उसके असर से भारी तादाद में भारतीय विद्यार्थियों को भी अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। दरअसल अमेरिकी आवर्जन व सीमा शुल्क प्रवर्तन का कहना है कि जिन गैर अप्रवासी F1 और M1 विद्यार्थियों को पूरी कक्षाएं ऑनलाइन चल रही हैं, वह अमेरिका में नहीं रह सकते। मतलब जिन विद्यार्थियों की क्लास ऑनलाइन चल रही है वो अपने घर बैठ के क्लास का लुत्फ़ उठाएं, उनको अमेरिका में रहने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा अमेरिका कह रहा है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को या तो अमेरिका छोड़ देना चाहिए या फिर किसी दूसरे स्कूल में स्थानांतरण कराने जैसा कोई अन्य उपाय करना चाहिए। वहाँ एकेडमिक शोध करने वाले विद्यार्थी F1 जबकि वोकेशनल कोर्स करने वाले M1 के तहत अपनी पढ़ाई करते हैं। अब अगर यह नियम अमल में आता है तो इसकी जद में 10 लाख से ज़्यादा विदेशी सहित करीब 2 लाख भारतीय विद्यार्थी भी आएंगे। इनमें वैसे विद्यार्थियों को अमेरिका छोड़ना पड़ेगा जिनके संस्थान ने मौजूदा संकट की परिस्थिति में ऑनलाइन कक्षाएं चलाने का फैसला किया है। अमेरिका में ताज़ा फैसला के पीछे धारणा शायद यह होगी कि जब कोई विद्यार्थी अपनी पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से करेगा तो वह अपने देश में रहकर भी ऐसा कर सकता है।
लेकिन सच यह है कि भारत या किसी भी देश से अमेरिका जाने वाले विद्यार्थियों ने वहां जाने से पहले यह तय नहीं किया था कि उन्हें मौजूदा हालत का सामना करना पड़ेगा। अपने या अपने परिवार के पास से ज़रूरत भर धन खर्च कर वह वहां अमेरिकी शैक्षिक संस्थानों के परिसर और माहौल में अपनी पढ़ाई करने गए हैं। अगर महामारी से बचाव के नाम पर फिलहाल नियमित कक्षाएं नहीं चल रही हैं तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। फिर अगर कोई संस्थान फिलहाल ऑनलाइन कक्षाएं तो चला रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में सब कुछ सहज होने पर वह फिर नियमित पढ़ाई कराने लगे तो इसे कैसे देखा जाएगा? क्या यह तात्कालिक संकट की स्थिति में फंसे विद्यार्थियों को अवसरों से जानबूझकर वंचित करने जैसा नहीं है? यही वजह है कि अमेरिका के प्रमुख शिक्षाविद और सांसदों ने विदेशी विद्यार्थियों के लिए बनाए गए ताज़ा दिशा निर्देश पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। इसे भयावह और क्रूर बताते हुए उन्होंने कहा है कि इस तरह अच्छा करने के बजाय नुकसान ज़्यादा किया जा रहा है। यह समझना मुश्किल नहीं है कि इस नियम के लागू होने के बाद अमेरिका छोड़ना जिन विद्यार्थियों की मजबूरी होगी उन्हें किस संकट से दो चार करना पड़ेगा। दरअसल एक के बाद एक अमेरिका ऐसे फैसले कर रहा है जिससे वह अपने यहाँ कोरोना से बचाव और देश के फ़ायदे में लिए गए निर्णय बता सकता है, लेकिन वहाँ गए लोगों और विद्यार्थियों को इनकी वजह से जो झेलना पड़ेगा उसे किसी भी हाल में सही नहीं ठहराया जा सकता। वैध तरीके से वहाँ रहने वाले लोगों के सामने अचानक ही देश से बाहर निकलने के हालात पैदा कर देना किस तरह केवल महामारी से बचाव की लड़ाई है। ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि मौके पे लॉकडाउन के इस पीरियड में अमेरिका और उसके शिक्षण संस्थान में किस तरीके से अमेरिका ने नियम कानून लागू किया है कि वो अपने देश में कोरोना से बचाव के लिए उसने क्या क्या फैसले लिए हैं। H1 वीज़ा F1 M1 को कह रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस अगर जो चलाई जा रही हैं, जो अमेरिका में रह रहे हैं वो अपने देश में जाएं, वापस ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें, अपने देश में बैठ के पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर लॉकडाउन समाप्त हो गया और क्लास नियमित चलने लगेगी तो इसके बाद वह बच्चे क्या करेंगे, इसके बारे में अमेरिका ने कुछ नहीं कहा है। तो इसके बारे में आप लोग लिखकर कि H1 वीज़ा के बारे में आप लोग लिखकर बाकायदा जो UPSC PSC के सीरियस कैंडिडेट हैं लिखकर मुझे बताएं कि इसका प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक क्या पड़ रहा है। इसके बारे में ज़्यादा लिख के बताएं। अब अगला एडिटोरियल में डिस्कस करने जा रहा हूँ दबाव में चीन का मुद्दा बहुत गर्मजोशी का मुद्दा है। जब भी आप समाचार खोलिए तो चीन, भारत, पाकिस्तान का ध्रुवीकरण जो चल रहा है इसके बारे में लगातार सुनने को मिल रहा है। तो आइए, चीन दबाव में है, प्रेशर में है इस वक्त, ये सारे कंट्री भारत का साथ दे रहे हैं। तो इसके बारे में एक छोटा सा एडिटोरियल उसके बारे में डिस्कस कर लूँगा और आज का अंक इसी डिस्कशन के साथ समाप्त करूँगा। तो दबाव में चीन में है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 2 महीने से जारी तनाव में अब सुधार के संकेत नज़र आने लगे हैं। फिलहाल राहत की बात यह है कि गलवान घाटी के एक गश्ती पॉइंट से चीनी सैनिक पीछे हटने शुरू हो गए हैं और अपने तंबू तथा सैन्य साजो सामान हटा लिए हैं। यह शांति का पहला कदम माना जा सकता है। इसका असर यह होगा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 2 महीने से जो तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी वह खत्म होगी। हालात उस वक्त ज़्यादा गंभीर हो गए थे जब 15 और 16 जून की रात चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया था। इसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। जवाबी कार्रवाई में 40 से ज़्यादा चीनी सैनिकों के हताहत होने की खबर आई। इस हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों में जिस तरह का तनाव बन गया था उसमें कुछ भी संभव था। कोई भी युद्ध जैसी स्थिति की आशंका से इनकार नहीं कर रहा था। आखिर चीन पीछे क्यों हटा? क्या उसने अपनी कोई गलती मान ली या फिर वह भारतीय रणनीति और दबाव के आगे झुक गया, या फिर उसने जिन इलाकों में घुसपैठ कर कब्जा कर लिया था उन पर से दावा छोड़ दिया है? इन सवालों का जवाब भारत के कड़े रुख में मिलता है। गलवान घाटी में हिंसा के बाद भारत ने चीन के खिलाफ जिस तरह का सख्त रुख दिखाया और यह साफ संदेश दिया कि आज का भारत 1962 वाला भारत नहीं है। उसके अर्थ चीनी शासक अच्छी तरह समझ रहे हैं। अब तक सैन्य कमांडरों से लेकर कूटनीतिक स्तरों पर बातचीत के जो दौर चले हैं उसमें भारत का रुख एकदम साफ रहा है कि गलवान घाटी में 5 मई से पहले की स्थिति बहाल हो
भारतीय क्षेत्रों में चीनी घुसपैठ और नए क्षेत्रों को विवादित बनाने की चीन की रणनीति की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। ऐसे में चीन के सामने बचाव का एक ही रास्ता है कि वह पीछे हटे और हालात सामान्य बनाए। इसके अलावा चीन को उम्मीद नहीं रही होगी कि भारत सिर्फ सैन्य ताकत से ही नहीं बल्कि दूसरे उपायों से भी उसे सबक सिखा सकता है। चीन जानता है कि उसके लिए भारत बड़ा बाजार है। ऐसे में भारत से युद्ध खतरा मोल लेना कहीं से भी लाभदायक नहीं हो रहेगा। घुसपैठ वाले इलाकों से चीन कब तक अपने सारे सैनिकों और साजो सामान को हटाता है, यह देखने की बात है। अभी सिर्फ गलवान घाटी से ही चीनी सैनिकों के पीछे हटने की खबर है। पैंगोंग झील और हॉट स्प्रिंग को लेकर कोई संकेत नहीं मिला है। चीन का जैसा इतिहास और चरित्र रहा है, उसे देखते हुए उस पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। 1962 में भी चीनी सेना पहले पीछे हटी थी, उसके बाद पलटकर भारत पर हमला बोल दिया था। यह पीठ में छुरा घोंपने जैसा था। अब तक चीन 5 मई के पूर्व वाली स्थिति बहाल नहीं कर देता, तब तक गतिरोध पूरी तरह खत्म नहीं माना जाना चाहिए। इसीलिए अब भारत को ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा और चीन से सैन्य स्तर पर ही नहीं बल्कि हर स्तर पर निपटने के लिए आक्रामक रणनीति भी बनानी होगी। पिछले हफ्ते लेह में सैनिकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने साफ कह भी दिया कि अब विस्तारवाद का युग बीत चुका है। चीन को भारत का यह संदेश समझना होगा। मित्रों ये 2 एडिटोरियल जो मैंने आज आपसे डिस्कस किए हैं यूपीएससी और पीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस एडिटोरियल पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लिखें और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। आज मैं ना आपसे लाइक करने को कहूँगा, ना शेयर करने को कहूँगा, ना सब्सक्राइब करने को कहूँगा। यदि आपको फ्यूचर IAS अकेडमी की टीम के साथ जुड़ना है तो जुड़िए, अन्यथा छोड़ कर चले जाइए। कोई ज़रूरत नहीं है। जो सीरियस कैंडिडेट हैं सिर्फ वही यहाँ रुकें, बाकी जो अनसीरियस हैं जिनको पढ़ना नहीं है वो आराम से इस चैनल को क्विट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।